बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, उनका सोशल मीडिया और जो पार्टी के कारकुन हैं वो डट गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब वो पीछे नहीं हटते। देखिए, मामला वही निकला जिसका मैंने आपको पहले आगाह किया था कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या वो जत्थे या ग्रुप जिनका इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप अवामी लश्कर बनाएं। इससे पहले लश्कर बनाकर फ़ौज ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्हें एक मरतबा फिर अवामी सपोर्ट चाहिए थी और वो ये चाह रहे थे कि मकामी अफराद और कबाइल जो हैं वो अपने लश्कर बनाएं, उन्हें मुसल्ला किया जाए, उनको हथियार दिए जाएँ और उनके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को शामिल किया जाए। जब मैं आपको दीगर मुसल्ला अफराद की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक कंफर्म खबर दे देता हूँ कि मकामी अफराद को ये भी कहा गया कि आप अगर अपने 25 आदमी देंगे तो 75 आदमी हम आपको देंगे। अब वो 75 आदमी कहाँ से आएंगे? ये वो अफगान फोर्सेस हैं या वो लोग हैं जिन्हें हमेशा छतरी के नीचे रखा गया है और इन्हें तैयार किया गया है उस वक्त के लिए जिस वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। तो अवामी सपोर्ट के बगैर तो ना तो ये अफगान फोर्सेस पाकिस्तान में लड़ सकती हैं, ना कोई जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान में लड़ सकते हैं और ना ही फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, इलाकों में, पहाड़ों पे कहीं पे लड़ सकती हैं। बहुत डीमोरल हो चुकी हैं फोर्सेस। उन्हें लड़ने के लिए मोराल की ज़रूरत है, पब्लिक की ज़रूरत है, पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अवामी सपोर्ट में असर नहीं है। अब हज़ारों की तादाद में अफगान फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है। अगर उनको लड़ाना है, आपने तो किसी छतरी के नीचे लड़वाना है ना, या किसी क़यादत के साथ लड़वाना है, तो अवामी सतह पे क़यादत करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। हाँ, जराइम पेशा लोग जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो मनशियात का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा सकता है। ये लोग आगे आएंगे, आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो करेंगे, तिगड़ी का नाच नचा देंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये तो पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। तो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही और जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे वो ये है कि लश्कर नहीं, खुद लड़ो। तो देखिए, पाकिस्तान की फौज इंडिया के साथ लड़ सकती है, पाकिस्तान की फौज किसी और मुल्क के साथ तो लड़ सकती है। वहाँ पे वो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, अपने टैंक इस्तेमाल कर सकती है, अपना तोपखाना इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब आप उसी फौज को पाकिस्तान के अंदर लड़वाएंगे ना, तो वो नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है कि फ़ौज डिज़ाइन ही ऐसे नहीं होती कि वो गलियों मोहल्लों में, अंदर इलाकों में जाकर डीप इनसाइड द कंट्री वो लड़े। वो नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए उन्हें मकामी सपोर्ट चाहिए होती है। अब मकामी सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। पहले बलोच इलाकों में ख़त्म हो गई है, पश्तून इलाकों में ख़त्म हो गई। अब ये जो कत्लेआम हुआ सिक्योरिटी एहलकारों का बलूचिस्तान में, जो लोग लाशें रख के बैठे हुए, 30 लाशें रख के वो सड़क के ऊपर बैठे हुए, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शिकवे सुने जाए। 5 दिन हो गए, उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। तो वो लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो कत्लेआम हुआ, इसमें लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जो मुसल्ला जत्थे थे उन्होंने चेहरों के ऊपर तेजाब तक डाले ताकि लोग गुस्से में आए और ऐसा लगता था कि अब लश्कर बन जाएंगे, लेकिन लश्कर बने नहीं। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये ट्रेंड चला रही है, लश्कर नहीं, खुद लड़ो। यानी हम फौज को तनख्वाह देते हैं, पुलिस को तनख्वाह देते हैं, FC को और रेंजर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें बंदूकें लेकर दी हैं, उन्हें तरबियत लेकर दी है, तो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन वो लड़ाई हार गए या उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी तो फिर अवाम पे पड़ जाएगी, फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने। लेकिन फ़िलहाल तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, वो इस लड़ाई को खुद लड़े। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। अब ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, लश्करों के बारे में बताऊँ, पिछली मरतबा जो लश्कर बनाए गए थे ना, वो लोग शहीद हो गए। लश्कर बनाए गए, लश्करों ने TTP के साथ लड़ाई की, उन्होंने तालिबान को बहुत मारा, तालिबान को अपने इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो लश्कर को हेड करने वाले लोग थे उनके ऊपर कातिलाना हमले शुरू हो गए और टारगेट किलिंग में एक एक करके लश्कर के अंदर काम करने वाले लोगों को मारा गया जो अवामी लश्कर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे अफजल गुज्जर हैं, बहुत बड़ा नाम है उधर बालाकंड में, उनका भतीजा, भाई, ये लोग शहीद हो गए। ANP के कुछ लोग थे, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अवामी लश्कर बनाकर दहशतगर्दों का सामना किया था, वो सारे लोग टारगेट किलिंग में एक एक करके मारे गए। ये तादाद बहुत बड़ी है, मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फजलुर रहमान ने कैसे इस बात का एतराफ़ किया कि जर्नैलों ने अमेरिका के कहने के बाद एक साजिश की और सबको बुलाकर कहा कि तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाना है, ये फजलुर रहमान साहब इंकशाफ कर चुके हैं। ज़रा नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने क्या कहा था, इस मौके पर यह सुनना भी बहुत ज़रूरी है ताकि सारी कहानी जो है वो समझ आ जाए। ये सुने आप। रहमान साहब ने भी एतराफ़ कर लिया कि हमने जर्नैलों के कहने के ऊपर, जर्नैलों ने हमें बुलाया, हम उनके साथ बैठे और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि अब आपने तहरीक अदम एतमाद करनी है। और उन्होंने बाप पार्टी के लोग, बाकी पार्टियों के लोग, MQM के लोग या इमरान खान की पार्टी के अंदर से तोड़े हुए MNAs वो इकट्ठे करके अपोजिशन को दिए कि जनाब अब आप हुकूमत गिरा दें इमरान खान की।
और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लिया गया। जनरल नदीम अंजुम इसके अंदर पूरी तरह से शामिल थे, लेकिन जब फजलुर रहमान साहब ने ये इंटरव्यू दिया था उस वक्त नदीम अंजुम DGISI थे और ये बहुत जालिम आदमी थे। लिहाजा जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने गुरेज किया नदीम अंजुम का नाम लेने से। अगर आज वो इंकशाफ करेंगे तो वो नदीम अंजुम का नाम शायद ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को अब तहरीक चलाने के लिए, हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाने के लिए ऐसा मौका शायद पहले कभी नहीं मिला जो मौका उन्हें आज मिल गया है। अब उन तमाम किरदारों को, उन तमाम जर्नैलों को और सियासतदानों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है जो धमका रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि जनाब कुछ नहीं होता, ये तो है ही कुछ नहीं। बल्कि हम जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद थे ना, आखिरी रात जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी, तब इमरान खान साहब ने कोशिश की कि कुछ और सहाफ़ियों को बुलाकर भी साइफर दिखा दिया जाए। उन्होंने उसे महदूद पैमाने पर डीक्लासीफाई करवाया कैबिनेट के एक इजलास में, और वो दिखाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जो फौजी मौजूद थे उनमें से एक ने, मैं, शहीद अरशद शरीफ और एक और जर्नलिस्ट हमारे साथ शायद साबिर भाई थे मेरे ख्याल में, हम वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने आकर हमें कहा, एक फौजी ने, कि सर इट कैरीज वेट, कि सर ये बहुत वजनी है, आप इसको मत देखें। लेकिन वो नहीं जानता था कि हम में से कुछ लोग तो इसके बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं। इमरान खान साहब वैसे भी 27 मार्च के जलसे में इसका पोल खोल चुके थे, और उससे पहले 10 मार्च को इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मैंने अपने वीलॉग में वो सारा रिकॉर्ड बयान कर दिया था कि इमरान खान के हाथ में एक ऐसी चीज़ लग गई है, और वो आज मैंने आपके सामने दोबारा आपको सुनवा भी दिया। 4 साल लग गए इस सच को, इस हकीकत को सामने आने में। आज कासिम सूरी से माफ़ी कौन मांगेगा? इमरान खान साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात करना चाहिए, जब वो जेल में थे वीडियो कॉल के ऊपर, तो उन्हें जजों ने चुप करवा दिया कि साइफर के ऊपर बात ना करें। साइफर के मामला रद्दी की टोकरी में गया हुआ है। वो केस इमरान खान साहब के ऊपर साबित नहीं हुआ, लेकिन कभी मौलवी लॉन्च किए गए, कभी कुछ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि इसमें इमरान खान कभी नहीं बचेगा। मैं जाती तौर पे जानता हूं, उन्होंने कहा था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। यहाँ पे सहाफ़ियों ने कहा कि अगर ऐसा कोई लेटर होगा तो हम सहाफ़त छोड़ देंगे, अगर ऐसी कोई तहरीर मौजूद है, कोई धमकी मौजूद है, तो हम अपना काम छोड़ देंगे। लेकिन जर्नैलों ने जो जो कहानियां सहाफ़ियों को सुनाई, मौलवियों को सुनाई, जहाँ जहाँ पे सुनाई, वो सारी झूठी साबित हो गई। किसी एक चीज़ में भी कोई एक हकीकत साबित नहीं हुई। तो ये है नाजरीन साइफर, जिसने बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। और अब इस पे ये नहीं बात की जा रही कि साइफर के अंदर लिखा क्या हुआ है। किसी को खैरत नहीं आ रही कि पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी, किसी को शर्म नहीं आ रही है पाकिस्तान को जो है वो दीवार के साथ लगाया गया था और बाद में हुकूमत गिरा दी। सारे ये बात कर रही है मंजर हम पे कैसे आ गया, ये बाहर कैसे निकला है। और भाई साइफर बाहर निकलना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट लीक होते हैं। बड़ी बात यह है कि खुद मुख्तार मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, एक एटमी कुव्वत, उसके ऊपर एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेवल का छोटा सा आदमी जो है, वो डिप्टी सेक्रेटरी था, इस लेवल का आदमी जो है डोनाल्ड लू, वो हुक्म सादर कर रहा है कि अपनी हुकूमत गिरा दो, और यहाँ पे अपनी हुकूमत गिरा दी गई। असल बात यह है, इसके कंटेंट पे बात होनी चाहिए, इसको पढ़ें और शर्म करें। नाज़रीन, अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके से फ़ायदा उठा सकती है या नहीं उठा सकती। इमरान खान साहब का वो बयानिया जो कहीं पे अधूरा रह गया था, वहाँ पे अब ये लिंक सारे मुकम्मल हो गए हैं। अब इन पे क्या किया जा सकता है देखते हैं। देखिए, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, उनकी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये मौजूदा रजीम क्या कर रहा है। वो अपनी रोटियाँ और अपने इश्तिहार पक्के कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिख दिया कि जनाब बहुत मुश्किल काम है जो मरीम नवाज़ ने कर दिखाए हैं, यानी मरीम नवाज़ ने बहुत मुश्किल तरीन काम कर दिखाया। ये कॉलम लिख दिया अंसार अब्बासी साहब ने। अगर वो ये कॉलम ना लिखते तो मुझे कभी भी ये सोचने का मौका ना मिलता कि वो कौन से ऐसे मुश्किल काम है जो मरीम नवाज़ ने कर दिखाए। यानी वोट को इज्जत दो का नारा लगा के इन्होंने बूट को इज्जत दे दी। वाकई बहुत मुश्किल काम था। गुर्बत से खुदकुशियां करते हुए अवाम के सूबे में अय्याशी वाला महंगा तरीन जहाज खरीदना वाकई बहुत मुश्किल काम था। जिस सूबे में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हों, वहाँ महंगी तरीन गाड़ियाँ लेना, हद से ज़्यादा प्रोटोकॉल लेना, वो वाकई बहुत मुश्किल काम है। अपने पूरे टब्बर समेत सारा इलेक्शन हार के जाली फार्म 47 के ऊपर सीटों पर ढिठाई के साथ कब्जा कर लेना वाकई बहुत मुश्किल काम है। एक सरकारी मुलाजिम फील्ड मार्शल को इज्जत, एहतराम और मर्तबे में अपने वालिद से भी आगे रखना, ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। 5300 अरब की करप्शन के बावजूद ढिठाई से खोखले दावे करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मावरे अदालत हजारों लोगों को CCD के हाथों कत्ल करवाना भी ये वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अदालत के जरिए तो ये काम नहीं हो सकता, मावरे अदालत ही करना पड़ेगा, और जो लोग नहीं आएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब की बहनों की कॉल है, और कॉल उन्होंने कोई आवाम को नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को दी है जो आज इक़्तिदार में इमरान खान साहब की वजह से बैठे हुए हैं। और इमरान खान की बहनों ने कॉल अपने लिए भी नहीं दी,
उन्होंने कॉल उसी आदमी के लिए दी है जिसकी वजह से ये तमाम लोग इक़्तिदार में बैठे हुए, यानी इमरान खान की वजह से। वो कैद तन्हाई में हैं, उनकी बिनाई ज़ाया हो रही है, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है जो आसिम मुनीर साहब के कहने पे हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे कुछ भी हो जाए तो आपने बदला आसिम मुनीर से लेना है, मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा। अब इमरान खान साहब की बहनों ने आज के दिन के लिए ऐलान किया हुआ। अब देखना यह है कि सब लोग पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं और क्या मनाजर हम देखते हैं कि वो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अचानक से रब्ता कर लिया सुहेल अफरीदी से। अब लाजमी बात है कोई शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए तो रब्ता नहीं किया होगा कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, क्योंकि वो तो फील्ड मार्शल ने फैसला करना है। शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले कहा पूछ के बताऊंगा। अब पता नहीं पूछने पे उन्हें कितनी डांट पड़ी है, जिसके बाद दोबारा उन्होंने पूछने की कोशिश ही नहीं की। हुकूमत ने क्या किया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफज कर दी है और अडियाला की तरफ किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है। इसके बारे में बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज़ में और जितने भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल्स हैं तमाम ने इस खबर को छापा है और कैटेगोरिकली बताया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, हर किस्म के इज्तिमात पे पाबंदी लगा दी गई। और ये वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब के लिए लोग ना निकले और अडियाला जेल के बाहर वो एक रश पैदा ना हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को परेशान करती हैं कि हमने सारा कुछ करके देख लिया, हर बंदा पकड़ के अंदर डाल दिया, कारकुनों को कत्ल भी कर दिया। इसके बावजूद जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं या उनकी बहनें कॉल देती हैं तो लोग क्यों आ जाते हैं। अभी ये पब्लिक को कॉल नहीं दी गई, ये कॉल दी गई है उन लोगों को जो बेनिफिशरी हैं इमरान खान साहब की सियासत के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लोग जाएंगे। देखें ना, गिरफ्तारी है ना सिर्फ, और क्या है। इमरान खान साहब भी गिरफ्तार है, उनकी अहलिया भी गिरफ्तार है। अब इनमें से कोई इमरान खान से तो बड़ा नहीं है ना। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे सकते हैं और इतनी सख्त जेल काट सकते हैं तो ये लोग तो इमरान खान के बेनिफिशरी हैं, इन्हें भी फिर जेल काट लेनी चाहिए। तो इनको आज बड़े इम्तिहान में डाल दिया गया। देखे इनके साथ क्या होता है या ये क्या करते हैं। एक और ख़बर नाज़रीन चलवाई जा रही है और ये खबर कुछ ऐसे लोगों से चलवाई जा रही है जो लोग मशहूर हैं इस हवाले से कि जब भी कभी किसी चीज़ का माहौल बनाना होता है या पब्लिक को चेक करना होता है तो ये लोग खबरें मार्केट के अंदर फेंकते हैं। खबर मार्केट में ये फेंकी जा रही है कि एक और आईनी तरमीम करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि सदर का ओहदा उनके पास रहे। ये मुबैना तौर पे वो लोग कह रहे हैं जो मार्केट में खबरें फ्लोट करने के मास्टर हैं और उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम भी करवा ली जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में इतना कोई सौखा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बने तो फिर बने एक दफ़ा, उन्हें आटे और दाल का भाव पता चले। क्योंकि जब वो सदर पाकिस्तान बनेंगे ना तो फिर वो फौजी यूनिफॉर्म के पीछे छुप नहीं सकेंगे। फिर अवाम उन पर बिल्कुल वैसे ही तनकीद करेगी जैसे एक सियासी आदमी के ऊपर तनकीद की जाती है। फिर अवाम वैसे ही सवालात पूछेगी जैसे एक सियासी आदमी से सवालात किए जाते हैं। अब वो देखें ना, पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेट से सवाल कर सकते हैं, सरकारी मुलाजमीन को पूछ सकते हैं, अगर आप ताकतवर हैं तो थोड़ा और ऊपर जाके पूछ सकते हैं, लेकिन आप आर्मी चीफ को नहीं पूछ सकते पाकिस्तान में। उनके आगे आप सवाल भी नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बगैर। ये एक मुकद्दस गाय बनाया हुआ है ना इस ओहदे को। तो जब ये किसी दूसरे ओहदे पे आएंगे तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब को कम से कम जो देना पड़ेगा वो बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। तो क्या शहबाज शरीफ इसके लिए तैयार है? क्या नवाज शरीफ इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान का इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया है, इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी है। कर्जे इतने ज़्यादा ले लिए हैं कि कोई भी हुकूमत आकर इन कर्ज़ों को नहीं उतार पाएगी। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब ये महंगाई कम नहीं हो पाएगी। जो कम करने की कोशिश करेगा वो मुल्क को दिवालिया कर देगा। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आज अगर ये इमरान खान को ला के हुकूमत दे दें तो 10 साल से पहले ये इकॉनमी अब ठीक नहीं हो सकती जो इन्होंने इसके साथ कर दिया है। 4 साल में इन्होंने इतना कर्जा लिया जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक हमने 70 साल में लिया था। जो कर्जा पाकिस्तान ने 70 साल में लिया उतना कर्जा इन्होंने 4 साल में लिया। जो चीज़ें पाकिस्तान के साथ पिछले 50 साल में नहीं हुई इन्होंने कर दी। सरमायाकारी बुरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां सारी भाग गईं। पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया। मिलियंस की तादाद में लोग पाकिस्तान से निकल गए। लोग अपना पैसा ले लेकर भाग गए। इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। बड़े बड़े कारोबार फारिग हो गए। किसी किस्म का इनका टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए वो जरा अपने मुंह से मानते हैं कि जनाब क्योंकि हम टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो गए लिहाजा हमने लेवियाँ लगा दी, लिहाजा हमने आम आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया, लिहाजा हमने पेट्रोल महंगा करके वहाँ से टैक्स इकट्ठा कर दिया। और मैं परवेज़ रशीद साहब को देख रहा हूँ, ये गलत फहमी रही हम लोगों को कि परवेज़ रशीद कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी है, या हमें ये गलत फहमी रही कि परवेज़ रशीद जो है वो एक सच बोलने वाला आदमी है। परवेज़ रशीद ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया। उन्होंने जनाब के ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं,
ये अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से बढ़ रही हैं। ओ इतनी तो उधर नहीं बढ़ रही जितनी आपने बढ़ा दी हैं भाई। अगर अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं तो आपके तो अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप क्यों बढ़ा रहे हैं? इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं है, वो नहीं बढ़ा रहा। यानी इतनी श्रीलंका में नहीं बढ़ी, इतनी बांग्लादेश में नहीं बढ़ी, इतनी इंडिया में नहीं बढ़ी, इतनी अफगानिस्तान में नहीं बढ़ी, इतनी कीमतें तो नेपाल और भूटान में नहीं बढ़ी जितनी आपने बढ़ा दी हैं। बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, और आम आदमी की आपने कमर तोड़ दी। और आप ढिले मुंह के साथ कह रहे हैं कि जनाब नहीं ये तो वहाँ जंग चल रही है, जंग की वजह से नहीं है। आपके वुज़रा खुद मान रहे हैं कि ये जंग की वजह से नहीं है, ये हमारी नालायक